हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th के जो भूगोल का जो सेट आया है, और उस सेट के आधार पर जो सब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन है जैक बोर्ड वाला उसके आधार पर हम लोग जो आज प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैक बोर्ड में जो सब्जेक्टिव वाला है वो पहला प्रश्न है हमारा सेट 1 की बात करें। आज सेट 1 है, सेट 1 जो 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है आपका, किस चीज़ का जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। पहला प्रश्न आपका क्या है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। तो जनसंख्या घनत्व से आप क्या सेंस निकलता है, तो जनसंख्या घनत्व का सेंस यह है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है जो जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, चलिए एक फिगर बनाएंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। कोई इस एरिया में रहने वाला है, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है। जैसे कि एक भौगोलिक क्षेत्र है, एक एरिया है, और इस एरिया में जो है कुछ लोगों का निवास है। मान लेते कुछ लोगों का निवास है, तो यहाँ कुछ लोग रहते हैं, यहाँ कुछ लोग रहते हैं, यहाँ कुछ लोग रहते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि जो है ना जनसंख्या घनत्व तो क्या है, तो इस कुछ भूमि पर जो रह रहे हैं ये लोगों की जो लोग रह रहे हैं, तो इन्हीं लोगों के बारे में पूछ रहा है कि जनसंख्या घनत्व वही है कि यहाँ जो पृथ्वी पर लोग रह रहे हैं, तो एक एरिया क्षेत्र के हिसाब से यहाँ कितने लोग रह रहे हैं, तो वही निकालना है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो वही क्या कहता है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है और इसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व को अंग्रेजी में पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी कहते हैं, और पॉपुलेशन डेंसिटी को जनसंख्या घनत्व का सबसे महत्वपूर्ण सूचना के रूप में देखा जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या है, जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण सूचना में देखा जाता है, और इस सूचकांक से यह पता चलता है कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कितने लोग हैं। और इतना ही करने के बाद आप लोगों को मिलेंगे कितने नंबर, तो मिलेंगे आप लोगों को 2 नंबर, ठीक है। इतना ही आंसर देना, ज़्यादा देने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है, नंबर कम आने के चांस हो जाएंगे, क्योंकि जितना मतलब कम शब्दों में आप और अच्छे से आंसर दे सकें वो परफेक्ट होगा, ठीक है। और ज़्यादा लिखिएगा तो हो सकता है कि ज़्यादा लिखने के चक्कर में नंबर ना आए। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या है, तो अगला प्रश्न है हमारा, रोपण कृषि किसे कहते हैं। क्या है, रोपण कृषि किसे कहते हैं। रोपण कृषि किसे कहते हैं, जैसे कि एक प्रकार का रोपण कृषि किसे कहते हैं। रोपण कृषि किसे कहते हैं, जिसे एक बार आपने लगा दिया है ना, इस एरिया क्षेत्र में आपने लगा दिया, आम का पेड़ लगा दिया, बहुत सारे जो है आपने मतलब सेब का पेड़ लगा दिया। तो एक बार सेब लगा देने के बाद क्या है कि आपको जो है वो सालाना आपका इनकम होता रहेगा, है ना। तो वही बात कर रहा है कि ये रोपण कृषि क्या कहता है। रोपण कृषि चलिए देखते हैं। तो रोपण कृषि एक वाणिज्य कृषि का प्रकार है जिसमें कहवा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, और इस प्रकार के कृषि में बड़ी मात्रा में क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, तो श्रम की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ पूंजी की आवश्यकता होती है। जो भी उत्पाद प्राप्त होता है उसका प्रसंस्करण उनके खेतों में होता है, और इस कृषि की खेती में लिए परिवहन का जाल होना अनिवार्य है। रोपण कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, है ना। तो कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और परिवहन जाल, है ना, और खेतों में उनका प्रसंस्करण, मतलब ये जो उष्णकटिबंधीय की बात करता है, तो कोई ऐसे इलाके में ये सारी जो वाणिज्य वाली कृषि होती है एक ऐसे इलाके में होती है जहाँ जो है उस तरह की क्या होती है, भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं। और बात किया गया खेतों में जो ये प्रसंस्करण होता है, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है, आपने जो तैयार किया है, उस फल में क्या शुद्धता है वो खेत में ही देखी जाती है कि आपके फल से कितना हमें प्रॉफिट होने वाला है। इस बात का जो है प्रमाण वही देता है ना। तो इसीलिए उसकी सारी चीज़ें खेत में ही हो जाती है। आपके पास कोई रबड़ का खेत है, ठीक है, या फिर कहवा का खेत है, आपने बहुत सारे कहवा उत्पादन कर लिया। अब इनके फलों को चेक किया जाएगा कि आपके फल से जो है कितना कहवा उत्पादन होगा, कितना कॉफ़ी तैयार होगा, है ना। तो ये वही हो जाता है। परिवहन का जाल का मतलब होता है कि आने जाने के लिए आपका अगर खेत में हम आए, आपका यहाँ इस खेत में आए, यहाँ से हम लेने आए, चाय मतलब कहवा लेने आए, चाय नहीं होगा इसमें, कहवा लेने आए, रबड़ लेने आए, लेकिन मेरे आने के लिए मुझे बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो क्या मैं आपके खेत तक पहुंच नहीं पाऊंगा, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं पहुंच पाएंगी, तो आपका जो सामान है मेरे आपके खेत से जो है मेरे फैक्ट्री तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए परिवहन का जाल में होना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सशक्तिकरण का क्या अर्थ है। सशक्तिकरण का अर्थ है सशक्तिकरण लोगों में, समुदाय में स्वायत्ता मतलब अपने आप में अपने आप के अंदर क्या क्वालिटी है उसको निखारने की बात करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से अपने आप को निखार सकते हैं और अपने ऊपर डिपेंड रह सकते हैं।
अपने ऊपर का डिपेंड रहने का मतलब हो गया, जैसे कि ये एक एरिया क्षेत्र बना देते हैं, सशक्तिकरण। ये रोज रोज के दिमाग को खराब कर रहा है। सशक्तिकरण का मीन्स होता है कि सह माने साथ प्लस शक्ति, क्या सह और शक्ति, मतलब अगर आपके साथ शक्ति है तो ये हो गया आपका सशक्ति। सशक्ति का मीन्स क्या होगा? सशक्ति का मीन्स होता है कि सशक्ति में लोगों में स्वायत्ता, क्या लोगों में स्वायत्ता, लोगों में स्वायत्ता, लोगों में स्वायत्ता और समुदाय को स्वायत्ता आत्मनिर्णय के स्तर को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए उपायों का एक सेट है। मतलब अपने आप को जो है किस तरीके से ज़्यादा विकसित कर सकते हैं, उसी को ही क्या कहते हैं? सशक्तिकरण, ताकि वे अपने स्वयं के अधिकार को जो है क्या कर सके, अपने अधिकार पर कार्य करने के लिए एक जिम्मेदार और स्वनिर्धारित तरीके से हितों का प्रतिनिधित्व कर सके। मतलब अपने अधिकार को पाने के लिए, अपने जितने भी सेवाएं होती हैं उसको लेने के लिए अपने आप से प्रिपेयर हो सके, इस चीज़ के लिए सशक्तिकरण के रूपों को तैयार किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, भूगर्भ जल से संसाधन से आप क्या तात्पर्य है ना? भूगर्भ जल संसाधन से क्या तात्पर्य है? तो भूजल एक मीठे जल, क्या है? भूजल जो एक मीठे पानी के स्रोत के रूप में प्राकृतिक संसाधन है ना? मानव के लिए जल के प्राप्ति जो है प्रमुख स्रोत भूजल के अंतर्गत आने वाले जल से भरे, जिन्हें कुआं और नलकूपों द्वारा निकाला जाता है। और जल से जो भरा रहता है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो एक्वाफायर कहते हैं, है ना, जो जल से भरा रहता है। बहुत अच्छी चीज़ें मैंने इंग्लिश में भी दे दिया ताकि दिक्कत ना हो। अब हम आप लोग को साथ शेयर करने वाले हैं क्या कि भूजल से मतलब मान लेते हैं, पहले इसको पूरा ब्लैक करते हैं और आप लोग को अच्छी तरीके से समझाते हैं। जैसे कि हम यहाँ एक डिजाइन बना देते हैं, डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से इस इलाके में जो है क्या है? भौम जल है, भौम जल है, और ये आप हैं यहाँ, आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं। आपको चाहिए पानी, और लेकिन ये पानी जो है भारत, मतलब भारत में कहते हैं पूरे पृथ्वी में जो है, पूरे पृथ्वी में जो है पानी पानी, लेकिन कुछ सभी पानी, ये सारी पानी पीने लायक है नहीं है। तो इन सारे पानी पीने लायक जो नहीं है, ये तो बीच में समुद्र, थोड़ा बहुत जो है वो भौम जल वाला ही पीने लायक है। तो हम जो प्रयोग करते हैं वो भौम जल वाला है ना। तो भूगर्भ जल का अर्थ है जो जल जो है 0.22% में कुछ है, तो वो पानी हम लोग पीने के लिए प्रयोग करते हैं, बाकी सब जो है हमारे पीने के लायक नहीं है। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रश्न, और आप लोग के साथ जो है 2-2 नंबर के लिए मैंने कितने नंबर तैयार कर दिए? तो आपके लिए मैंने 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर मैंने तैयार कर दिए हैं। आगे इसी तरह का सेट मिलेगा। क्या मानव भूगोल क्या है ये आपको बताना है। तो मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल क्या है? तो भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर, मतलब जन्म लेने से लेकर वर्तमान समय में जो भी काम किया है उसके तक, और पर्यावरण के साथ, क्या पर्यावरण के साथ जो है, पर्यावरण के साथ जो संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वह मानव भूगोल की एक अत्यंत लोकप्रिय और बहु और अनुमोदित परिभाषा है। मानव और उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन। सबसे अच्छा जो है, अगर परिभाषा पूछे ना और बताए ना, तो सबसे अच्छा क्या होगा कि जब हम मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के साथ का जो समायोजन का अध्ययन करते हैं, और इन्हीं चीज़ों का क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं हम मानव भूगोल। मानव भूगोल क्या है? तो मानव भूगोल जो है सिंपल में कहें तो मानव भूगोल हमारा है मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के साथ, क्या मानव उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ का जो समायोजन होता है। अगर हम देखें तो कैसे, चलो देखते हैं ऐसे, कैसे ऐसे, पहले पूरा करते हैं ब्लैक, फिर बनाते हैं मानव, फिर बनाते हैं पर्यावरण। एग्जाम्पल से आप लोग का फिगर ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं एग्जाम्पल के सारे ही जाऊँगा। जैसे कि यहाँ बहुत सारे, एक आदमी है और ये है मानव, है ना, और ये क्या किया है, ये बहुत सारे पेड़ों के साथ, और ये छोटी मोटी घास है, और ये थोड़ा बहुत जानवर है, इस तरह से जानवर लोग यहाँ घास खा रही है, यहाँ बहुत सारा पेड़ पौधा है, यहाँ बहुत सारी पत्तियाँ है ना, और ये मानव है। और इस मानव के बारे में इनके जो जन्म लिया, मतलब जन्म लिया, ये जन्म लिया, और इनकी जो अब जन्म लेने के बाद अब ये क्या करेगा, बड़ा होगा, तो किसके ऊपर डिपेंड है? ये डिपेंड है पर्यावरण के आधार पर। किस पर डिपेंड है? तो ये डिपेंड है पर्यावरण पर। किस पर डिपेंड है? तो ये डिपेंड है पर्यावरण पर। तो हमें पर्यावरण को, पर्यावरण के क्या, पर्यावरण और जो मानव है
और इन दोनों के जो मिश्रण है इसे ही क्या कहते हैं, इन दोनों के बारे में जो अध्ययन होता है इन्हीं के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इन्हीं के अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इन्हीं के अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानव भूगोल कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं, मानव भूगोल आपसे पूछेगा तो क्या कहेंगे, मानव भूगोल। मानव भूगोल, मानव भूगोल को पूछे आपसे तो क्या कहेंगे, तो आप सिंपल कहेंगे कि मानव भूगोल हम उसे कहते हैं, किसे कहते हैं, जिसमें जिस शाखा से हमें प्राकृतिक और मानव के दोनों के जन्म दोनों के बारे में अध्ययन करने को मिले, उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक, मतलब पर्यावरण के साथ साथ मानव के बारे में भी जो अध्ययन करना पड़े उन्हें हम कहते हैं क्या, उन्हें कहते हैं मानव भूगोल। अब चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निजीकरण से आप क्या समझते हैं, प्राइवेटाइजेशन से क्या समझते हैं। क्या है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटी जैसे कहता है ना कि भैया मेरा दुकान है प्राइवेट का है, मेरा है, तुमको यहाँ नहीं बैठने देंगे, ये मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो वही प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब मेरा खरीदा हुआ है, मेरा अपना है, इसमें तुम्हारा सार्वजनिक नहीं है, इसमें तुमने कुछ सहायता नहीं किया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये निजीकरण से संबंधित होती हैं। जैसे कि निजीकरण, क्या निजीकरण से आप क्या समझते हैं, निजीकरण से आप क्या समझते हैं, तो निजीकरण जो है आपका, निजीकरण जो है व्यवसाय उद्यम, व्यवसाय का मतलब बिजनेस जो आप करते हैं, जैसे दुकान लगा लिए, उद्यम मतलब उद्योग लगा लिए, इंडस्ट्री लगा लिए, आपने अपना पैसा से लगाया है, नहीं सरकार इसमें नहीं दिया। एजेंसी, कोई तरह की कोई बड़ी कंपनी स्थापित कर लिया आपने, या फिर क्या किया, सार्वजनिक स्वामित्व वाली जो है कंपनी को अपने अधीन कर लिया, है ना, सार्वजनिक चीज़ों वाली चीज़ें क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया। जैसे कि निजीकरण जो है सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो व्यवसाय उद्यम एजेंसी, उद्यम का मतलब भी वो समझ गए, फैक्ट्री सब, और एजेंसी या सार्वजनिक सेवा के स्वामित्व के सार्वजनिक क्षेत्र, जैसे राज्य सरकार से निजी क्षेत्र जो है, निजी लाभ के लिए संचालित व्यवसाय, जैसे कि कोई सरकारी वाला काम ही कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें मेरा अपना प्रॉफिट है, उसमें सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक तरह का इंस्टीट्यूट खोलता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं एक तरह का इंस्टीट्यूट खोलता हूँ, मैं एक तरह का इंस्टीट्यूट खोलता हूँ, मैं एक तरह का ये सरकार से मान्यता लेकर मैं एक इंस्टीट्यूट खोलता हूँ इस जगह पे, ठीक है, मैं खुद अपना एक इंस्टीट्यूट खोलता हूँ। यहाँ क्या आएंगे, बच्चे आएंगे, क्या करेंगे, आकर पढ़ाई करेंगे। मेरे चित्रों पर मत जाना, बहुत ही खतरनाक वाला बनाऊंगा। और ये क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, लेकिन मैंने सरकार से मान्यता ली है, सरकारी सेवा दे रहा है, सरकारी सेवा दे रहे हैं, और भारत मतलब शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर रहे हैं। भले ही ये शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है, भले ही सरकार ने मुझे ऑर्डर दिया है, लेकिन मेरी जो प्रॉफिट होगी, इनको पढ़ाने के बाद जो पैसा आएगा वो मैं सरकार को सिर्फ जो टैक्स के रूप में देना पड़ता है वही दूंगा, बाकी अन्य चीज़ें मैं नहीं दूंगा। मतलब मैं आराम से कह सकता हूँ, आसानी से कह सकता हूँ कि यह जो है मेरा अपना दुकान है, यानी मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरा अपना है, इसकी जो भी प्रॉफिट होगा वो उसका हकदार मैं हूँ। तो ये निजीकरण हो जाता है, ठीक है। सिंपल भाषा में लिखना आपको आंसर, ठीक है, ज़्यादा लंबे में लिखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात है उसमें जोड़ना क्या है, तो निजीकरण जो है व्यवसाय से है, उद्यम से है, एजेंसी से है, सार्वजनिक सेवा के स्वामित्व के, स्वामित्व का मतलब स्वामित्व का मतलब क्या होता है, स्वामी मतलब मालिक, स्वामित्व का मतलब मालिक, है ना, क्या होगा, मालिक, क्या होगा, मालिक, है ना। आगे चलते हैं, तो ये यहाँ सिंपल समझिए कि निजी जो है गैर लाभ संगठनों के साथ के पास जो है स्थानांतरित होने की घटना या प्रक्रिया क्या है, गैर लाभ संगठन मतलब जो है सरकार से संबंधित नहीं है, और उसके पास जो भी स्थानांतरित होने की घटना या प्रक्रिया है वही है आपका निजीकरण। निजीकरण सिंपल समझो, निजीकरण ज़्यादा ये सब भाषाएं अगर नहीं समझ में आ रही है तो मैंने जो बताया वो सिंपल समझो, और ये समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है आपका कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। जब भी मूलभूत की बात करें और वो भी आवश्यकता की, तो आवश्यकताएं तो जब मूलभूत की आवश्यकताएं बात करें तो हमें 3 चीज़ें बहुत जरूरी है। मनुष्य की मूलभूत 3 आवश्यकताएं हैं। पहला वह 3 चीज़ें हैं, वह पहला भोजन है, दूसरा आवास है, आवास का मतलब हाउस यानी कि घर, अपना घर। जैसे कि अभी हम जहाँ से हम पढ़ा रहे हैं या फिर हम जहाँ से बता रहे हैं आपको, वह मेरा क्या है, मैं कहीं मुझे तो ज़रूरत, मेरे भले मेरा अपना घर ना हो लेकिन मेरे पास क्या है, आवास है, मुझे रहने का स्थान है। तीसरा क्या है, वस्त्र, मुझे वस्त्र की ज़रूरत होती है। अभी ठंड कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बिना वस्त्र के रह सकते हैं क्या। और भोजन तो मैंने पहले ही बोल दिया कि बिना भोजन के हम लोग जी नहीं सकते। दूसरा आवास है, तीसरा वस्त्र है ना। यह मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ठीक है। तो आज के ये प्रश्नों में से यह टॉपिक जो था मैंने कवर किया, और मिलते हैं इसी तरह के अगले प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। द बेस्ट ऑफ लक।